हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है क्लास 10th के मैथ का। पूरा बेसिक से उसको पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक तरीका से, फाउंडेशनल बैच है। तो आप अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके। क्लास 10th मैथ का प्लेलिस्ट होगा आपको वहाँ पे आप उसको फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो देख सकते हैं। ये आज का चौथा वीडियो है, ठीक है। और आज के चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज परिमेय संख्या क्या होता है ना। तो आप लोग हेडिंग लगाइए एक बार, परिमेय संख्या। हेडिंग लगाइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पूर्णांक कल पूरा पढ़ चुके थे, पूर्णांक के बारे में तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्णांक के बारे में। अब नया हेडिंग लगाएंगे रेशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो गिनती की संख्या होती है। काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर लेते हैं जितना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूरा का पूरा जो गिनती की संख्याएं होती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम सूचित करते हैं n से, ठीक है। उसमें हम लोग स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। इसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से कैसे होगा? W बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जब इसी पूर्ण संख्याओं में जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव को भी शामिल कर देते हैं, जैसे -1 -2 -3, तो एक पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पूर्णांक। फिर पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था धनात्मक पूर्णांक, एक बांटा था ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा शून्य। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, एक उदासीन संख्या है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पूर्णांक और भी उसको 2 तरीकों से बांट सकते हैं, शून्य को शामिल करके। एक बार जब शून्य को हम धनात्मक के साथ शामिल करते हैं और शून्य को ऋणात्मक के साथ शामिल करते हैं तो अऋणात्मक और अधनात्मक पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे सूचित किया जाता है। आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि जब प्राकृतिक संख्या से थोड़ा सा बड़ा, यानी जब जीरो को शामिल कर रहे हैं तो बन जा रहा है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या से बड़ा परिवार बन जा रहा है पूर्णांक का, और पूर्णांक से बड़ा परिवार है परिमेय संख्या का, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कि वैसी संख्या, इसमें लिखा जाएगा वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये एक डेफिनेशन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, थोड़ा सा अधूरा है। इसमें पूरा कैसे करेंगे? तो वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो या P बटे Q के रूप में लाया जा सके। ऑलरेडी हो तो भी हो सकता है, नहीं हो तो लाया जा सके, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो डेफिनेशन आप लिखिए, पहले मेरे साथ लिखिए। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके। P बटे Q के रूप में क्या किया जा सके? व्यक्त किया जा सके। या P बटे Q के रूप में हो। या तो उसको हम व्यक्त करें, नहीं तो P बटे Q के रूप में क्या होना चाहिए? तो P बटे Q के रूप में हो, जहां पे P और Q ये दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। यानी किसके परिवार से होना चाहिए? ये एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। यानी P और Q क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा इंटीजर होना चाहिए। एक और बात और इसमें ये ध्यान रखना है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो डिनोमिनेटर होगा, यानी जो हर होगा, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये 0 के बराबर हो गया तब ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसी ऐसी संख्या को हम कहते हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए।
वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके या p बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसको सूचित कैसे करेंगे, तो इस सूचित करते हैं इसको सूचित करते हैं किससे, q से, कैपिटल Q से। इसको हम सूचित करेंगे कैपिटल Q से, यानी किसी भी परिमेय संख्या को आप सूचित करना चाहते हैं तो कैपिटल Q से सूचित करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख दो, है ना, मतलब संक्षेप रूप। तो इसका संक्षेप रूप देख लीजिए क्या होता है, संक्षेप रूप। शॉर्टकट में इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा जो परिमेय संख्या होता है उसको हम सूचित कर सकते हैं Q से। किसे सूचित करेंगे, Q से। तो Q बराबर x और x सच डैट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच डैट x बराबर p बाई क्यू, यानी x ऐसा होना चाहिए जो p बटे q के रूप में होना चाहिए, जहाँ p q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। एंड इसको क्या पढ़ते हैं, एंड q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा परिमेय का संक्षेप रूप। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके या p बटे q के रूप में हो, p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को सूचित करने का तरीका क्या है, q संक्षेप में कैसे लिखेंगे, q बराबर x सच डेट x बराबर p बटे q। देखिए p बटे q के रूप में है और p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा परिमेय संख्या का डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि परिमेय संख्या के बारे में और क्या समझा जा सकता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण देखिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 कैसे एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको हम व्यक्त करना चाहेंगे p बटे q के रूप में, यानी 2 को बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ये p हो गया और ये q हो गया, यानी हमारा p बराबर कितना हो गया, 2, और q बराबर कितना हो गया, 1। अब जरा बताइए क्या q 0 के बराबर है, q मतलब 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 एक परिमेय संख्या है, एकदम कंफर्म हो गया कि 2 एक परिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3। क्या लिए, -3। तो -3 को आप जरा लिखिए, -3। तो -3 बटा 1 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ p कितना हो जाएगा, -3, q कितना हो जाएगा, 1। तो बताइए क्या 1 q यानी 1 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। -3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/3। तो p के जगह पे कितना हो जाएगा, 1, q के जगह पे कितना हो जाएगा, 3, यानी p के जगह पे 1 और q के जगह पे 3। तो क्या 3 यानी q 0 के बराबर है, क्या 3 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3/5। तो देखिए p के वैल्यू, p ऊपर वाला अंश को हम कहते हैं p कितना हो गया, -3, q कितना हो गया, +5, यहाँ पे q यानी q 0 के बराबर है, 5 0 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ध्यान से देखें तो 2, -3, 1/3, -3/5 सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप जरा इसमें इस एग्जाम्पल में आप ये ध्यान से देख रहे होंगे कि हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया है अभी तक, जैसे 2 लिया, -3 लिया या 1/3 लिया और -3/5 लिया, जैसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, तो चारों एग्जाम्पल में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो ऑलरेडी ये जो एग्जाम्पल है, ये जो संख्याएं हैं, ये ऑलरेडी मतलब पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है, यानी p बटे q के रूप में है। बस हमको इतना ही देखना है कि क्या नीचे वाला 0 तो नहीं है। अगर वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो 0 तो कोई नहीं है, लेकिन इसको हम पहले से ही व्यक्त कर दिए हैं, व्यक्त करना पड़ा नहीं रहा है। अब थोड़ा कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जिसमें आपको व्यक्त करना पड़ेगा कि कैसे परिमेय संख्या को हम, होगा नहीं पहले से, उसको हम व्यक्त करके लाएंगे उस रूप में। ठीक है, तो आइए उस एग्जाम्पल को समझते हैं फिर।
तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ अन्य और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ √4, कितना लिए √4। तो बताइए क्या हम परिमेय संख्या में रूट वाला कभी पढ़े थे? यानी शुरू से हम देखेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में है नहीं। तो हम जरा ये देखते हैं कि क्या चार को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। वर्गमूल तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। चार को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 दूना 4, यानी अगर रूट में 2 जोड़ा मिल जाता है तो उसमें से एक निकल जाता है तो रूट क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब जरा ध्यान से देखिए 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो हमने ये देखा कि √4 पहले परिमेय संख्या के रूप में नहीं था, लेकिन इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। 1/√2, जरा ध्यान से देखिए, p कितना हो जाएगा 1, q कितना हो जाएगा √2। अब बताइए क्या हमने पूर्णांक में रूट वाला पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। इसका मतलब q एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जब q ही परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी q एक पूर्णांक नहीं है ना, q एक पूर्णांक में हमने ये पढ़ा था रूट वाला नहीं। तो इसका मतलब ये पूर्णांक ही नहीं है, क्योंकि ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। दोनों पूर्णांक होगा तभी हम परिमेय की बात करेंगे। तो ये इसमें से ये पूर्णांक है ही नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे हम लोग सीखेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/0, 1/0। तो देखिए p 1 होगा, q 0 होगा, लेकिन देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो 0 है यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये वाला परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या पहचानना बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए 8/16, 8/32 ले लेते हैं, 8/32, 8/32। और इसका रूट देखिए, ये एग्जांपल ये वाला, ये एग्जांपल ये, और चौथा एग्जांपल ये है। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, पहले हम लोग परिमेय संख्या में रूट वाला नहीं पढ़े है ना, तो जरा देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या के रूप में तो है नहीं, लेकिन इसको हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, तो व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 8 एकम 8 और 8 चौके 32, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। जरा ध्यान से देखिए, क्या 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, लिख सकते हैं ना। इसका रूट यानी यहाँ से भी निकल गया 1, यहाँ से भी निकल गया 2, रूट टूट गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना गया 1/2। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है ये, परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय पहचानने में आपको, हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ कि बताइए कौन परिमेय है या कौन अपरिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब वो अपरिमेय होगा, ठीक है, वो आगे हम सीखेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल 1/2, बताइए क्या ये परिमेय है, अपने कॉपी में लिखिएगा, है ना। 1/2, 3/5 परिमेय है कि नहीं है बताना है आपको, ठीक है। -3/8 परिमेय है या नहीं ये बताना है आपको। 1/√8 ये बताना है आपको परिमेय है या नहीं। अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इन सारे सवालों को बनाइए, ठीक है। 16/32 परिमेय है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। 0.5 परिमेय है या नहीं आपको बताना है। 0.3 परिमेय है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। एक सवाल और है 5.1 परिमेय है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए इसको, ठीक है। आपने वीडियो को रोका होगा और खुद से बनाया होगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये परिमेय और अपरिमेय होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। पहला काम हमारा क्या है कि p/q के रूप में उसको व्यक्त करना। तो देखिए p, अब उसको फिर जब p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगा, फिर हमारा काम है उसको देखना कि p और q दोनों पूर्णांक है या नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए 1 भी एक पूर्णांक में आता है और 2 भी एक पूर्णांक में आता है। जब इतना चेक कर लेते तो फिर चेक करते हैं कि नीचे वाला 0 तो नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय है। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय है, परिमेय है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, 5 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय है, परिमेय है। यहाँ देखिए p माइनस वाला आता है ना पूर्णांक में, इसका मतलब नीचे वाला भी ये भी पूर्णांक है। और क्या 8 0 के बराबर होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय है,
परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब जरा ध्यान से देखिए 8 को हम तोड़ते हैं। 8 को तोड़ने का तरीका क्या है, 2 से भाग देंगे तो 4 मर्त में, फिर 2 से भाग देंगे 2 मर्त में। इस पूरे 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और वर्गमूल में केवल हम जोड़ा को देखते हैं, तो जोड़ा देखिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसमें से एगो निकल जाएगा बाहर, रूट से बाहर 1 और 2 निकल गया। इसका तो जोड़ा है ही नहीं, इसका मतलब रूट में ही रह जाएगा। अब बताइए ये एक पूर्णांक है, लेकिन क्या नीचे वाला पूर्णांक है, नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 16 एकम 16, 16 दूना 32, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। अब उसके बाद सबका रूट, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल तो नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय नहीं है, परिमेय ये नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, दशमलव वाला है तो हम क्या करते हैं, जब भी देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो दशमलव के बाद अगर 1 अंक रहता है तो जब दशमलव को हम इसको हटाते हैं तो 1 पर 1 जीरो आ जाता है। अगर दशमलव के बाद मान लीजिए यहाँ 2 अंक रहता है तो दशमलव के बाद 1 पर 2 जीरो आ जाएगा, यानी देखिए हटा दिए तो कितना हो जाएगा 5, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, 2 जीरो के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है, परिमेय है, ठीक है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है, तो 2 अंक रहेगा तो क्या करेंगे 0.33, यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो 1 पर को जीरो आ जाएगा, 1 और 2 जीरो आ जाएगा ना। अब 33/100, 33/100 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, 100 जीरो के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है, ठीक है। 5.1 तो 5.1 इसको हटाएंगे तो बट्टा कितना आ जाएगा, 1 पर को जीरो, 1 जीरो, 51 बट्टा हो जाएगा 10, 51 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है। तो इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको समझ में ना आया हो कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। तो जो अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है वो डेफिनेटली अपरिमेय में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे सीखते हैं कि परिमेय के बारे में और क्या सीखा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला हेडिंग दीजिएगा परिमेय संख्या का मानक रूप। हेडिंग दीजिए परिमेय संख्या का मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप, मानक रूप यानी इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ परिमेय संख्या का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या का मानक रूप हम लोग पढ़ेंगे, यानी उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या को, उसका मानक रूप जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो सिंपल जो उसका फॉर्मूला है उसको तो फॉलो करना ही है आपको, है ना। तो फार्मूला क्या है, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में उसको लाना पड़े, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया 6/10, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया 6/10। तो अब ध्यान से देखिए ये अभी मानक रूप में नहीं है, ये अभी मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कटाना पड़ेगा, और जब तक कटाना पड़ेगा जब तक ये पूरा का पूरा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। जैसे इसको हम कटाएंगे, यहाँ लिख के मैं कटाऊंगा 6/10, तो इसको कटाइए, कटाना शुरू करते हैं इसको। तो 3 दूना 2 3 6, 2 से कटेगा 3 मर्त में, और 2 5 10। अब बताइए क्या इसको और कटा सकते हैं हम, इसको नहीं, इसका मतलब ये इसके आगे कटेगा ही नहीं, यानी 3/5 ये इसका क्या है, मानक रूप है, मानक रूप 3/5 इसका क्या है। 6/10 का मानक रूप क्या होगा, 3/5, यानी उसको जब तक कटाइए जब तक कि वो कट ना जाए, यानी हम देखना है कि इसमें कोई कटने वाला पूरा का पूरा कटा हुआ है कि नहीं। पहला काम ये करेंगे। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको 60/25, 60/25, ठीक है। तो जरा इसको कटाइए, पहले कटाना शुरू करते हैं। जब इसको कटाएंगे तो 5 से कटेगा, ये देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है, 0 और 5 अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो डेफिनेटली 5 से भाग कट जाएगा, है ना। तो 5 से कटाइएगा तो 12 5 60,
इसको 5 से कटेगा तो 5 होगा 25, यानी कितना आंसर आ गया 12/5। क्या अब ये कट सकता है? नहीं कट सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया मानक रूप। क्या हो गया मानक रूप। यानी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 60/25 का मानक रूप क्या होगा, तो आप बोल देंगे ये वाला 12/5। अब कभी कभी दिक्कत होता है माइनस प्लस में, है ना। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 3/-5, 3/-5। तो जरा ध्यान से देखिए, इस वाले परिमेय संख्या का नीचे माइनस है। अगर नीचे माइनस रहता है तो माइनस को ऊपर भेजना होता है। तो मानक रूप में हमेशा माइनस को ऊपर भेजेंगे, है ना। नीचे रहेगा तो वो मानक रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको 3-5। देखिए यहाँ भी -1 से गुणा कीजिए और यहाँ भी -1 से गुणा कीजिए। दोनों अंश और हर दोनों में -1 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ कितना हो गया, देखिए ऊपर माइनस आ गया, 3 एकम 3 है माइनस, तो -3/5 ये हो गया मानक रूप। क्या हो गया ये मानक रूप। एक और सवाल ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 2/7 -7, ठीक है। इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे आप, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं 2/-7 दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, यानी अंश और हर दोनों में गुणा करने पर। जैसे ही अंश और हर में आप दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस गया, 2 एकम 2 कितना हो गया -2 बटे कितना 7 ऊपर आ गया, तो ये आपका हो गया मानक रूप। ये हो गया आपका मानक रूप, ठीक है। एक और सवाल आपको देखिए दे रहे हैं, 5वां सवाल, ध्यान समझिएगा इसको। -5 और -7, ये तो अगर दोनों में माइनस होता है उसका मानक रूप कैसे लिखें, तो वही काम है। माइनस वाला का काम क्या है कि माइनस अगर ऊपर है तो -1 से गुणा कीजिए। यहाँ देखिए ऐसे माइनस माइनस कट गया ना, तो इसका मानक रूप कितना हो गया 5/7, ये हो गया इसका मानक रूप। मानक रूप, ठीक है। तो मानक रूप लिखने में ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा कटा हुआ होना चाहिए। अगर माइनस नीचे है तो ऊपर कर देना है उसको, दोनों तरफ माइनस है तो उसको कटा देना है, ठीक है। जैसे एक सवाल लास्ट वाला सवाल समझ लीजिए। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ -25 फिर 10, ये एक सवाल है। ध्यान से देखिए, पहले तो हम देख रहे हैं कि दोनों 5 से कटेगा, तो 5वां 25, 5 दूना 10, ठीक है। -5/2, माइनस अगर नीचे रहता तो हम -1 से दोनों तरफ गुणा करके माइनस को ऊपर भेजते हैं, तो ये अब मानक रूप में आ गया। इसमें तो ऊपर ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो गया मानक रूप। तो मानक रूप समझ में आया आपको कि किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो उसको पूरा का पूरा कटाते हैं, अगर एक में माइनस है, केवल एक माइनस है तो उसको ऊपर रखना है हमेशा माइनस को, और अगर दोनों में माइनस है तो कटा देना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका परिमेय संख्या का मानक रूप। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ जिन संख्याओं का आपको मानक रूप में व्यक्त कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का मानक रूप लिखें। आपको मैं 10 सवाल दे रहा हूँ, आप घर से बना के लाएंगे इसको। पहला सवाल ये है, दूसरा, तीसरा, ये सब सवाल आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। ये 7 सवाल आपको बना के लाना है, ठीक है। ये 7 सवालों में आपको क्या करना है, इन सभी सवालों का मानक रूप में आपको व्यक्त कर देना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको बनाइएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं इसके बाद। तो दोस्तों अब परिमेय संख्या में कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो नोट में करके आप लिखेंगे उसको। नोट नंबर 1, पहला नोट क्या लिखेंगे, जैसे मैं आपसे एक कथन पूछा जा सकता है कि कौन सही है या गलत है, तो इन सवालों में ये बहुत ही काम आएगा आपको। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखिएगा, पहले समझिए, क्वेश्चन नहीं है, आप पहले समझिए। हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन हर परिमेय संख्या
हर परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हर परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज को हम समझते हैं कि ये कैसे, मैंने क्या नोट में क्या लिखा है, क्या ये समझ में आपको आ रहा है? थोड़ा देखिए। देखिए हर प्राकृतिक संख्या, तो जरा आप ध्यान से समझिएगा कि अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इसमें केवल काउंटिंग नंबर की हम बात करते हैं ना। काउंटिंग नंबर जितने होते हैं उस सबको क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हम स्टार्ट करते हैं एन बराबर, स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है, ठीक है। यानी इसमें सादा ये जितना भी हम लिखे आपको परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या, ये सभी को हम क्या ऐसे नहीं ले सकते 1/1 2/1 3/1 4/1, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम p/q के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला कथन दिया हुआ है कि हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या, ये डेफिनेटली क्या है? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा उल्टा इसमें क्या दिक्कत है, ध्यान समझिए। जैसे हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 1/2, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए p पूर्णांक है, यानी 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 2 जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम प्राकृतिक संख्या में केवल बट्टा उट्टा में नहीं लेते हैं, 1 2 3 ऐसे साफ साफ नंबर लेते हैं, और इसमें बट्टा में है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है, कोई दो राय नहीं इसमें, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो है लेकिन ये नहीं है। यानी जो बात हमने लिखा है कि हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन हर परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप नोट कर दीजिए, इसको एग्जाम्पल भी ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं समझाता हूँ। अब इसी में मैं और नोट नंबर 2 लिखवाऊंगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने ये सीख लिया इसके पहले कि हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय तो होगा, लेकिन हर परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, उसी स्टेटमेंट में मैं एक और स्टेटमेंट आपको लिख रहा हूँ। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि हर पूर्ण संख्या, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हर परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो जरा इसको भी देख लेते हैं। परिमेय हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं को सूचित करते हैं W से, और W में कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऐसे लिखते हैं ना। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/1 2/1 3/1 सभी के सभी को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे आप देख रहे हैं कोई भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये डेफिनेटली एक परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, यानी दोनों के दोनों क्या है? परिमेय भी है, परिमेय और पूर्ण दोनों है। तो बात तो सही है। यहाँ लिखा है कि हर पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर परिमेय संख्या, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ 3/5, तो क्या इसमें 3/5 आएगा कभी? इसका मतलब ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यानी इसका उल्टा सही नहीं। देखिए ये सभी के सभी परिमेय हैं, सभी के सभी परिमेय, लेकिन ये परिमेय होते हुए भी पूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे लिखिए, आगे नोट्स। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कर रहा है कि हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हर पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है, माइनस में हो प्लस में हो, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। -1 -2 -3 0 1 2 3 2020 2021 2025 2026 ये सभी के सभी परिमेय होगी। तो बात तो सही है, हर एकदम होगा। लेकिन हर परिमेय संख्या, जैसे मान ले लिए 3/10, तो 3/10 कहाँ बट्टा में इसमें आता है? इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। तो एग्जाम्पल में आपको दिखा भी दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि प्रत्येक इंटीजर को i से या z से दिखाते हैं ना। i मतलब इंटीजर और z मतलब होता है जेहलोन। जेहलोन का मतलब होता है टू काउंट, यानी काउंटिंग करना, गिनती करना, है ना। इसलिए इस z को यहाँ पे लिया गया उसको सूचित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। अब देखेंगे सबको हम बट्टा 1 में करके लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे -3/1 -2/1 0/1 2020/1 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। पूर्णांक भी है और परिमेय, ये दोनों है। पूर्णांक और क्या है? परिमेय, ये दोनों है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए 3/20, तो क्या 3/20 इसमें कभी आएगा? इसका मतलब ये एक पूर्णांक नहीं है।
पूर्णांक तो नहीं है लेकिन परिमेय जरूर है, परिमेय जरूर है। बात समझ में आया? तो वही चीज हमने लिखवा दी उसको आपको। तो ये 3 नोट आपको समझ में आया। अब अगला समझिए नोट नंबर 4। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा परिवार है, उससे अगर उसमें 0 शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर उसी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाला या नेगेटिव वाला को शामिल कर देते हैं तो पूर्णांक हो जाता है। और पूर्णांक में जब बट्टा भिन्न वाला को शामिल कर देते हैं तब क्या हो जाता है? वो परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा का परिवार किसका है? तो प्राकृतिक का है। उसके बाद बड़ा परिवार किसका है? तो पूर्ण संख्या का है। उससे बड़ा परिवार किसका है? तो पूर्णांक का है। और सबसे बड़ा परिवार किसका है? क्यू। सबसे बड़ा परिवार किसका है? तो उसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। एन मतलब क्या होता है भाई? अरे जो लोग नहीं देखे देख लीजिए। इसको कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। डब्ल्यू क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या। बोलते रहिए, साथ साथ बोलिए। इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। और इसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। इससे बड़ा परिवार पूर्ण संख्या, इससे बड़ा परिवार पूर्णांक का, और इससे बड़ा परिवार परिमेय का। ठीक है, तो इसको बड़ा को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी ये जहां जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है। इससे बड़ा कौन है? ये है। और इससे बड़ा कौन है? ये है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर। आगे पढ़ेंगे हम इसको जब 11th में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जिधर मुंह खुला है ना उसको बड़ा परिवार बता रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या से बड़ा परिवार किसका है? पूर्णांक का। और पूर्णांक से बड़ा परिवार किसका है? परिमेय का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेन डायग्राम से। जैसे देखिए, ये हो गया छोटका प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या है ना। और इसी में अगर शून्य को शामिल कर दीजिएगा, शून्य को तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब इसी में नेगेटिव वाला को शामिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। और इसी में बट्टा उट्टा वाला को शामिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। यानी सबसे छोटकी परिवार किसका है? एन का, फिर डब्ल्यू, फिर आई, फिर क्यू। अब एक बात बताइए, क्या इस परिमेय संख्या में सब नेचुरल नंबर आ गया? इसी से आप सारा बता सकते हैं। सारा का सारा परिमेय प्राकृतिक है। सारा का सारा जो प्राकृतिक संख्या है वो परिमेय है। सारा का सारा पूर्ण संख्या परिमेय है। सारा का सारा पूर्णांक परिमेय है। लेकिन जो इस हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, वही इसमें छट गया है। वो एक, यानी सारा का सारा परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है, और प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा परिवार होता है प्राकृतिक का, फिर पूर्ण का, फिर पूर्णांक का, फिर परिमेय संख्या का। ठीक है, तो हमने ये परिमेय संख्या के बारे में इतना कुछ जाना। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो अगला हेडिंग देखिएगा दोस्तों, आपके सामने हेडिंग है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी जितने भी परिमेय संख्या होते हैं उसका दशमलव में हम बदलने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और इसी परिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलेंगे तो वहाँ से हम कुछ जानकारियाँ का प्राप्त करेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को वो क्या क्या रूप ले सकता है। तो मैं फिलहाल भी बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी परिमेय संख्या 2 तरह का ही रूप ले सकता है। या तो वो दशमलव में आएगा तो रुक जाएगा, दशमलव में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कुछ अंकों तक जाएगा, रुक जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन रिपीट करते हुए, मतलब दोहराते हुए। क्या होता है ये धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 1/2। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया? 1/2। चलो ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं कि 1/2 को दशमलव में बदल के बताएं कितना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? 2 में 1 से भाग देना है, सिंपल। और भाग देने का तरीका जैसे मैं भाग दे रहा हूँ वैसे ही आपको भाग देना है, तो आप सटीक तरीका पे पहुंच पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे 0, यहाँ दशमलव, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 0 दे देते हैं, और 2 5 10 हटा देते हैं इसको, है ना। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप किसी भी सिंपल अंकों की भाग देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि हम दे रहे हैं 2 में 5 से, ठीक है, तो 2 दूना 4, यहाँ कितना आ गया? 1, यही ना होता है। तो जब आप इससे गुणा करते हैं, यानी 2 दूना 4 को गुणा करेंगे और शेष को जोड़ेंगे, तो आपका बीच वाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 2 दूना 4 और 4 को 1 5 को, तो अंदर वाला आ गया ना। जरा यहाँ देखिए आप, 0.5 में 2 से गुणा कीजिए, तो 0.5 गुणे 2, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं? 10, 2 5 10, 5 एकम 5, यानी इसका जो हम गुणा किया तो कितना आया? 1। कितना आया? 1।
जिन लोगों को इस तरह गुणा करने नहीं आता उस एक और तरीके से सीख ले। 0.5 में हम 2 से गुणा करना चाह रहे हैं ना, तो पहले का काम आप दशमलव भुला जाइए दशमलव कुछ नहीं है। तो ऊपर जब आप दशमलव को बुलाएंगे तो ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है 2, 5 दूना 10। अब दशमलव याद करिए तो देखिए बस एक ही जगह दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, गया। यानी कितना आंसर आ गया 1। अब जरा बताइए 0 तो है, ये तो शेष 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी 0.5 में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ क्या आ रहा है 10। आप कहेंगे ना ये तो 1 था, कैसे मान ले भाई 1 था, यहाँ 10 लिख रहे हैं आप कह रहे हैं कि 1 था, नहीं। और यहाँ पे देखिए गुणा करने पे कितना आ रहा है 1, पहले 1 था आपने उसको 10 बना के गुणा कर दिया। तो जब गुणा करेंगे और अंदर वाला भी तो आना चाहिए ना, तो आप 10 ला के दिखाइए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या 10 आएगा यहाँ पे, नहीं आ पाएगा। तो बहुत लोगों का ये गलत मिस्टेक तरीके से गुणा करते हैं। फिर से देखिए ध्यान समझिए, गुणा आपको कैसे करना है, जैसे मैं गुणा करूंगा वैसे ही आपको गुणा करना है, ठीक है। तो आपको गुणा कैसे करना है, क्या करना है 2 में 1 से भाग देना है, ठीक है। तो अपना पुराना स्टाइल मत मारने लगना सब, 0 यहाँ पे फिर दशमलव 0 फिर 2 5 10, ये गलत है, गलत तरीका है, पुराना मेथड है ना। 0.5 में गुणा करोगे, 0 में 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, जबकि अंदर कितना है, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर। तो क्या तरीका है असल की इसको गुणा करने का, तो 0 और 1, तुम क्या करो ना 2 का पाना 0 बार पढ़ लो, 2 0 0 होता है कि नहीं, 2 0 0, 1 में से 0 गया तो 1। अब दशमलव यहाँ ले लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 अंक, दशमलव जब देते हैं तो 1 अंक का 0 देते हैं कि नहीं, 2 5 10। अब गुणा करो, 0.5 में गुणा करते हैं तो कितना आता था 1, अंदर भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गुणा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दशमलव लिख भी सकते हैं, इसका दशमलव कितना है 0.5। आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि कुछ अंक, एक अंक के बाद दशमलव रुक गया, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है ना, ये रुक गया है ना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब ये दोहरा नहीं रहा है अपने आप को, ठीक है। और एग्जाम्पल समझिए, समझते चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, मेरे साथ साथ समझिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, 1/3। एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया 1/3। अब क्या करते हैं, जरा इसको भाग देते हैं ना, तो 3 में अब क्या करेंगे, भाग देंगे 1 से, यही करेंगे ना। तो क्या करेंगे आप, पहले 0 अर्थ में घटाएंगे, यहाँ 0, ठीक है। 1 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब लीजिए दशमलव, फिर यहाँ लेंगे 0, 3 का पाना पड़िए 3 बार, 3 तरीके 9, यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, फिर दशमलव है तो 0 आइए जाएगा, 3 तरीके 9, फिर 1, फिर 3 तरीके 9। आप देख रहे हैं कि ये तो काम बार बार दोहराते रहेगा, ये तो रुकने वाला ही नहीं है, ये तो बार बार होगा, है कि नहीं। तो जब बार बार ये काम होते रहेगा, दोहराते रहेगा, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार रुक ही नहीं रहा है। जब रुक नहीं रहा है तो ये तो आगे बढ़ते रहेगा। तो क्या करेंगे, पूरा बोर्ड भर दें, नहीं, छोड़ देंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0.333 ... इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है, इसको कैसे लिखते हैं 0.3। कौन चीज रिपीट कर रहा है, खाली 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 पर एक रेकरिंग दे दो, बार क्या दे दो, इसको कहते हैं रेकरिंग। अच्छा और कौन है तरीका है, तो बिल्कुल है तरीका, देखो 0.3 पर बिंदु दे दो तो हो गया रेकरिंग, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि 3 जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, नोट करते चलिए, ठीक है। अगला सवाल समझिए, एक और सवाल ले लेते हैं, 2/5, कितना ले लिया 2/5, दशमलव बदलिए इसको, तो 5 में आप भाग देंगे कितना से 2 से, 0 अर्थ में कटाइएगा 2, छोटा है तो 0 अर्थ में 2, दशमलव 0, 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना आंसर आ गया 0.4, 0.4। एक और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। अभी आपको मैं बहुत सारा सवाल देने वाला हूँ, ठीक है। आज 1/9, 1/9, तो आप फिर इसको दशमलव बदलना चाहते हैं तो 9 में आप क्या करेंगे, भाग देंगे 1 से, ठीक है। छोटा है 9 से, 0 अर्थ में ले जाइए 1, दशमलव 9 एकम 9, दशमलव 9 एकम 9, दशमलव, ये तो बढ़ते जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा 0.11 ... इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 पर रेकरिंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 पर बिंदु, 1 पर बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया आपका दशमलव, बात समझ आ रहा है कि नहीं।
तो ये इस तरह से हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदल रहे हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ दशमलव का मान आ तो रहा है लेकिन कुछ अंकों के बाद रुक जा रहा है, ठीक है। और कुछ का आ रहा है लेकिन वो रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है और बार बार आगे बढ़ रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है उसकी और आगे बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं। कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ 5 वाला। ये मत कहिए कि भारी वाला सवाल आप नहीं बता रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैं बताना चाहता हूँ, है ना, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान समझिए, इस जितना भी एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको बोर्ड पे दिया है, इस सारे एग्जाम्पल को आपको घर पे क्या करना है, बनाना है। आप हो सकता है कि आपसे कुछ बने और कुछ नहीं बने, तो जो नहीं बनेगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसके आगे वाला वीडियो में मैं इस पूरे परिमेय संख्याओं को कैसे दशमलव में बदलते हैं उसी का एक नया एक वीडियो लाऊंगा, केवल स्पेशल उसी के लिए। केवल उसमें हम लोग यही सीखेंगे, कम से कम 15-20 सवाल सीखेंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं को, 15 तो कम से कम सीखेंगे ना, कैसे परिमेय संख्याओं को बदलते हैं दशमलव में। तो एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1/6। देखिए ध्यान समझिए, 1/6 को हम बदलना चाहते हैं दशमलव में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 6 में 1 से भाग देंगे, ठीक है। कितना मर्त में कटाएंगे, 0 मर्त में, यहाँ 1.0, 6 एकम 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 6 का पढ़ा पढ़िए, 6 6 के 36, फिर कितना आ गया 4 कट गया, फिर 0, 6 6 के 36। इस तरह देख रहे हैं कि बार बार 4 आते रहेगा ना, ये बढ़ते रहेगा, यानी 6 बढ़ते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 0.16 जॉन रिपीट कर रहा है ना, उसी के ऊपर एक रिंग देना है, तो 6 पर बार। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 6 पर बिंदु, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 6 को ब्रैकेट में, 6 को ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्या बता रहा है कि 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको आपका होमवर्क क्या है कि इन सारे सवालों को आपको घर पे बैठ के आराम से दशमलव में बदलना है, ठीक है। और बदल के पूरे दशमलव रूप को आपको लिख के घर से लाना है। अगले वीडियो में जितना मैंने सवाल बोर्ड पे दिया है, इन सभी सवालों को मैं बनाऊंगा। आप क्या करेंगे, इससे मिलान करेंगे कि आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। जितना आपने सही बनाया उसको आके वीडियो में उसके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आपने आपसे कितना सही बना, और गलत कितना हुआ ये भी बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, फिर पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। फिर उसके बाद उसके अगले वीडियो में फिर दशमलव से परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।